तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो बीएससी नर्सिंग की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की आज हम केमिस्ट्री सीरीज में सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसके पहले के पार्ट्स देखने हैं अगर आपको तो ऊपर वीडियो में एक लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो अभी तक दो चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, सॉलिड केमिस्ट्री और सॉल्यूशन। सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये है चैप्टर 2.2 आज की रिलीज का। तो अगर आप एमएनएस बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग, एबीबीएमयू, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, सीपीपी नेट जैसे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केमिस्ट्री इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हमारा चैनल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी की तैयारी कराता है। केमिस्ट्री के चैप्टर्स चल रहे हैं, इसकी तैयारी कराइए, इसकी तैयारी करिए और साथ ही साथ हमारे साथ आपको टेस्ट भी देना होगा। आज का वीडियो हम देखते हैं और देखते हैं आज क्या है इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के क्वेश्चन पार्ट 2। मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन है तो दो चीज तो होनी ही है, एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है, ऊपर से बाहर से डाला आपने सॉल्यूट होगा, तो दो चीज तो होनी है, एक ये है एक ये है, और दोनों मिक्स के सॉल्यूशन बनाते हैं। अब होमोजेनस है तो एकदम मिक्स्ड है। तो ये कह रहा है कि होमोजेनस सॉल्यूशन वेयर द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मतलब इसके और इसके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है इज एग्जैक्टली द सेम टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच कंपोनेंट इटसेल्फ। ये कह रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो इक्वल है, वो इंटरेक्शन बराबर जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन क्या आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, नॉन आइडियल कहते हैं, आइडियल गैस कहते हैं, या नॉन आइडियल सॉलिड कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में हो रहे वाले इंटरेक्शंस इक्वल होते हैं, जो कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में खुद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन जो भी होते हैं वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं, जो पहले हम बता चुके हैं। ये भी याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। एक मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, दो लिक्विड्स देखिए, विच हैज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट क्या? बॉइलिंग पॉइंट। एंड कंपोजिशन थ्रू आउट डिस्टिलेशन, ठीक है। तो एक ऐसा लिक्विड का मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर है तो मतलब दो लिक्विड होगी, एक और दो। अब जब मिक्स है तो इनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बना रहता है, भले डिस्टिलेशन हो, मतलब लिक्विड से वेपर स्टेज में जाएंगे, चाहे जिस स्टेज में जाए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बना रहेगा, कंपोजिशन भी सेम रहेगा। तो ऐसे लोग को क्या कहते हैं सॉल्यूशन को? नॉन आइडियल एजियोट्रॉप, पॉजिट्रॉप की आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे को कहते हैं स्पेसिफिकली एजियोट्रॉप्स, ठीक है, याद रखिए एजियोट्रॉप। तो ये ऐसे सॉल्यूशन है जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट बना रहेगा, कंपोजिशन बना रहेगा, भले डिस्टिलेशन हो और चाहे ना हो, और इनको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं एजियोट्रॉप्स को? कांस्टेंट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पूछ ले किसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कहते हैं, तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है इनका मेंटेन रहता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी कहते हैं एजियोट्रॉप्स को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अब आइडियल सॉल्यूशन की बात आ गई थी, मैंने समझाया पहले क्या होता है। अब नॉन आइडियल की बात आ रही है, तो नॉन आइडियल वो होंगे जो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो उसे पूछा गया कौन सा फॉल्स है विद रिगार्ड टू नॉन आइडियल, इसमें से कौन चीज गलत है? ओके, तो पहला है दे डू नॉट ओबे राउल्स लॉ। तो ये तो बात सही है, क्योंकि राउल्स लॉ जो फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, तो राउल्स लॉ ये फॉलो नहीं करेंगे, नॉन आइडियल कहलाएंगे, ठीक है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, ये गलत है। एंड दे फॉर्म एजियोट्रॉप्स, तो एजियोट्रॉप्स तो आपका ये है, तो इसका सही आंसर क्या है? डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, ये चीज इसमें फॉल्स है। ओके, ठीक है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव कौन सी है इसमें? तो पहले आपको पता चाहिए कॉलिगेटिव होता क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? याद कर लीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर कोई भी टाइप का नेचर हो सॉल्यूट का तो उससे कोई मतलब नहीं है। किस पे डिपेंड कर रही? नंबर पे। याद रखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो होती है ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। कैसा है सॉल्यूट उससे नहीं मतलब है, नंबर पे डिपेंड करेगी, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द सॉल्यूट। पहली चीज समझ लीजिए। अब इसमें चार चीजें लिखी हुई है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर लिखा हुआ है, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग है, ये चार लिखा हुआ है। इसका सही आंसर पहले बता रहा हूं क्या है। सही आंसर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
और अब आप समझ लीजिए जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट रहती हैं, ये चार हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या क्या है वो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं आपकी? पहली है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या है? याद रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपने पढ़ा होगा। दूसरी क्या है? दूसरी है डिप्रेशन इन व्हाट? फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी क्या है? एलिवेशन, व्हाट? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथी क्या है? चौथी है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंडेंट है और ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का दी। क्या क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। याद कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन, कह रहा अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन बेयर्स द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज दिस पेयर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड? तो कह रहा है कि अ पेयर ऑफ सॉल्यूशन, जैसे दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये एक सॉल्यूशन ये, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है, तो इस पेयर को क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, ऑस्मोलरिटी क्या कहेंगे? आइसोटोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोटोनिक। और मान लीजिए एक का, मान लीजिए जैसे मेम्ब्रेन है और इधर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है और इधर कम है, ठीक है, तो एक तरफ ज्यादा कम रहेगा तो वो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक आएगा, लेकिन सेम रहेगा तो क्या कहलाएगा आपका? आइसोटोनिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अ मास ट्रांसफर प्रोसेस, अ मास ट्रांसफर प्रोसेस, कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, ड्यू टू विच वाटर मॉलिक्यूल्स, देखिए वाटर मॉलिक्यूल कह रहा है, मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल डाउन द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हायर क्या है? वाटर पोटेंशियल, और लोअर क्या है? वाटर पोटेंशियल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां से? हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, शिवरिंग कहते हैं कि ऑस्मोसिस कहते हैं? सही आंसर इसका है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के लिए जरूरी है कि एक मेम्ब्रेन हो और उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ मूव करते हैं। तो हायर वाटर से पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस इस चीज का ध्यान रखता है कि खाली सॉल्यूट पार्टिकल मूव करें, सॉलिड पार्टिकल मूव ना करें, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल मूव करें। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑस्मोसिस टू टेक प्लेस? ऑस्मोसिस होने के लिए जरूरी चीज क्या है? नेसेसरी चीज क्या है? सेमी परवियल मेम्ब्रेन होना चाहिए, कि सेम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए हाई, की प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए? तो सबसे एसेंशियल कंडीशन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ठीक है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और इससे क्या होता है कि सॉल्वेंट जो आपका वाटर है ये तो निकल जाएगा, लेकिन सॉल्यूट पास नहीं होना चाहिए, सॉल्यूट पास नहीं होता, वाटर मॉलिक्यूल पास हो जाता है। तो कैसे पास होता है? हायर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ भागेगा। तो अगर हायर इधर है और लोअर इधर है तो इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट होगा, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, और इस प्रोसेस कहेंगे ऑस्मोसिस। ओके, अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फिर बनता है कि मैंने आपसे कहा कि वाटर पोटेंशियल जो जैसे मेम्ब्रेन है, इधर हाई है वाटर पोटेंशियल तो इधर लो है, तो पानी का मूवमेंट इधर होगा, ठीक है, लेकिन अगर एक ज्यादा प्रेशर लगाया जाए तो वो प्रेशर जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो पानी का मूवमेंट उल्टे डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो क्रिएट होता है जिससे हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, अगर उससे ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए तो उल्टा डायरेक्शन में पानी मूव करने लगेगा, मतलब लोअर से हायर की तरफ, ठीक है। तो यही ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड टू व्हाट विल हैपन। तो पूछा है कि वाटर मॉलिक्यूल विल फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर टू हायर, कि वाटर मॉलिक्यूल विल फ्लो फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टू लोअर, कि दोनों होगा, कि इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मल प्रोसेस में हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर की तरफ मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, लेकिन अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ऑपोजिट मूवमेंट होने लगेगा लोअर से हायर को, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। नॉर्मल ऑस्मोसिस क्या है?
हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो लोअर वाटर पोटेंशियल से हायर वाटर पोटेंशियल तरफ उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ, रेशियो है मतलब डिवीजन है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके रेशियो क्या कहते हैं, एमेगेट्स लॉ, वेंट ऑफ फैक्टर, डाल्टन्स लॉ, हेनरीज लॉ। तो इसका सही आंसर आप जान लीजिए, इसको कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, वेंट ऑफ फैक्टर आई। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो है वेंट ऑफ फैक्टर आई कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, which law specifically governs the relative lowering of vapor pressure in solution। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, which law governs the relative lowering of vapor pressure in the solution। तो कौन सा लॉ है मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, लेकिन एक दूसरे तरीके से पूछा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिफाइन करता है। वेंट ऑफ लॉ ये तो नहीं है, ये तो कुछ और बताया अभी मैंने पहले। बॉयल्स लॉ भी नहीं, एमेगेट्स लॉ भी नहीं, ये है राउल्स लॉ। तो वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट राउल्स लॉ से डायरेक्ट घुसा हुआ है, एकदम जुड़ा हुआ है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन राउल्स लॉ से गवर्न होता है। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम।